वास्तु में फिर अगर मुझे बगैर तोड़ फोड़ के करेक्शन करनी है तो मैं स्वस्तिक का सिंबल यूज कर सकता हूँ। पहली बात तो ये वास्तु में तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर जो इंसान वास्तु सीखता है उसको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो दोनों साइंस है, मैथमेटिक्स है। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते थे कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ होती थी पर उनके पास जन्म का समय नहीं होता। अगर किसी को लोगो चेंज करना है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी? हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद हम एक ऐसे इंसान को लेके आए हमारे पॉडकास्ट में जो ऑक्कल्ट साइंसेज में काम करते हैं। ये अहमदाबाद से हैं, बड़ौदा में इन्होंने पढ़ाई की, बीएससी फिजिक्स किया, आईटी इंडस्ट्री में कुछ साल जॉब की और फिर सुनते हैं वो किसे इस तरह इस फील्ड में आ गए। आइए चलिए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी और कुछ और एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी नए नए हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। जैसे बिल्डिंग बायोलॉजी, शायद आपको पता हो, मुझे नहीं पता था, लेकिन इसके बारे में भी हम जानेंगे हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, न्यूमरोलॉजी के बारे में और जानेंगे वास्तु विदाउट तोड़फोड़ वगैरह का वास्तु। ये सब चीज़ें जानेंगे, इनसे सवाल हम पूछेंगे और जवाब इनसे मांगेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट लगे और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें जरूर पॉडकास्ट के एंड में क्वेश्चंस लिख के भेजिएगा। हम इन्हें फिर से बुलाएंगे, इनसे वो सवाल पूछेंगे और जवाब इनसे लेंगे। मिलिए हमारे गेस्ट आज के श्री महेश भाई बारोट। महेश जी, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच राजीव जी बुलाने के लिए फॉर दिस पोस्टकास्ट। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद अवर गणेश जी वंदना। जी जय गणेश टू यू एंड आई ऑलवेज बो माई हेड टू माई ऑल गुरुज। जितने भी मेरे गुरु हैं उनको मेरा नमन है। जय गणेश। जय गणेश। प्लीज स्टार्ट जी। बड़ा इंटरेस्टिंग। शुरुआत करूं मैं, कहाँ से शुरुआत करूं समझ में नहीं आता, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ से मैं शुरुआत करूंगा। आपका कार्ड मैंने देखा जी। आपका जहाँ नाम पूरा होना चाहिए उसके बाद में आपने ई लगा दिया। ये क्या किस्सा है? चलिए इसको मैं आगे बात करूंगा जी। पहले हम शुरू जानते हैं आपकी थोड़ी जर्नी। आपका अहमदाबाद में क्या एजुकेशन रहा, कैसे रहे और फिर कैसे आप इस फील्ड में आए, थोड़ी उसकी क्या प्रेरणा रही, कौन कौन आपके गुरु रहे, किन से आपने सीखा, बताइए इसके बारे में। परफेक्ट। थैंक यू राजीव जी अगेन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी जर्नी बहुत बढ़िया है। आई एम स्टूडेंट ऑफ आईटी। मैं बीएससी फिजिक्स किया हुआ हूँ फ्रॉम एमएसयू और वहीं से मेरा मतलब कैंपस में सिलेक्शन हुआ था। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था। एट द टाइम ऑफ केशव भाई पटेल, ही वाज अ सीएम। 2000 की बात है? हाँ, उसके पहले की। Okay. 2000 में मोदी सर आए। अच्छा, ठीक है। वो टाइम हम लोगों ने, देयर वाज द फर्स्ट वेब सेंटर ओपन इन विधानसभा। ओके। तो वो सर की प्रेरणा से सब खुला था और वी वाज डूइंग गुड जॉब। फिर उसके बाद मोदी सर आए। अगेन इट्स द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन आईटी, वी फील दैट। अच्छा। कि पूरा का पूरा सेटअप जो है वो RG45 से लेके ट्रांसफर हो गया फाइबर ऑप्टिक में। सो इट वाज रियली ऑसम। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी कलेक्टर्स थे, उनको सारे को कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिक से। अच्छा। तो जब चाहे मोदी सर उनसे 1-to-1 कर सकते थे। अच्छा। कुछ भी कनेक्शन करना है तो इजीली बात कर सकते हैं। एंड वी आर कनेक्टेड विद द रिंग टोपोलॉजी। अच्छा। एंड अगेन दैट वाज इन विधानसभा। तो मैं मोदी साहब के साथ में, उनकी टीम के साथ में काम करता था। डेफिनेटली नॉट डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू सीएम बट इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ द सीएम। जी जी। तो ही इज ए विजनरी पर्सन। इट वाज ऑसम। फिर लाइफ में कुछ ऐसा घटना घटित हुई कि मतलब पूरा मैं डिस्टर्ब हो गया था। At that time I was not believing in astrology or any vastu. My mom says कि महेश तू जा एस्ट्रोलॉजर के पास, ये जो तकलीफ है सॉल्व कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो I visited some of the astrologer
बट वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, सी अगेन आई एम सेइंग वन थिंग कि एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। जी, मैं तो साइंस है ना, साइंस थोड़ी रॉन्ग होती इट है। इज अ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस, Correct. ठीक है। वास्तु इज अ साइंस ऑफ एनर्जी, करेक्ट। ठीक है। ये दोनों को अगर सही हो, ए नॉलेज एंड विजडम इट कम्स टुगेदर, दैट इज अ लेथल वेपन। हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, हाँ। लेकिन वो सब्जेक्ट गलत नहीं है। हाँ, 1+1 = 2 बिल्कुल सही, समझ गए सर, समझ गए। ठीक है। पर कुछ एस्ट्रोलॉजर है, कुछ वास्तु वाले पॉसिबल है 1.5 + 0.5 = 2, जी। ये भी गलत नहीं है, भी जी, सही है। जी। मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से मिला, फिर मैंने पता नहीं, मैंने अपनी कुंडली निकाली। बताइए विच ईयर, आपकी उम्र कितनी होगी तब? तो मतलब मोर देन 35 ईयर्स के 35 के आसपास में था मैं, और मैंने अपनी कुंडली निकाली। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में मेरी अपनी कुंडली निकाली। आई वॉज नॉट बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी। ऑकल्ट साइंस मुझे समझ में नहीं आता था, साइंस समझ में आता था। तो ऑकल्ट साइंस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना? यस, मेनी सब्जेक्ट, एंड माई एक्सपर्टीज इन वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और एक और सेगमेंट है दैट्स कॉल्ड लोगो एज पर वास्तु। विल गो एंड जी, आगे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। अभी तो आपकी कहानी बताइए। शुरुआत हुई। अब मेरी कहानी ये है कि मैंने पहली बार अपनी कुंडली देखी और मैंने पढ़ी। मेरी कुंडली 1973 में कुंडली हाथ से लिखी थी, वो भी 150 पन्ने की। इट इज़ अनबिलीवेबल। और वहाँ एस्ट्रोलॉजर सर थे हमारे, उन्होंने एक एक डिटेल क्लियरिटी के साथ में लिखी थी। मैं अपने पापा को कब लॉस करूंगा, मैं अपनी जॉब से कब रिजाइन करूंगा, यानी पूरी फील्ड मेरी कब चेंज होगी, वो सारी ईयर लिखा था कि ये ईयर में आप चेंज करोगे, और आपके जो क्लाइंट है वो कैसे रहेंगे। एग्जाम्पल, नेता, अभिनेता, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, ये वो सारे दोनों पार्ट में ऐसे लिखे थे। और उनमें लिखा था कि मैं एक अलग सी कंसल्टिंग जर्नी में जाने वाला हूँ। अच्छा, एंड आई एम हियर। वेरी नाइस। फिर मैंने वास्तु सीखा, स्थापति जी के एसोसिएट से सीखा, काफ़ी ब्रह्मा सर है, बहुत सारे अलग अलग मेरे मेंटर्स है। टचवुड मेरे मेंटर्स ऑसम रहे, इसलिए आपके सामने हूँ जो भी हूँ। एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूमरोलॉजी सीखी मैंने। लोगो एज पर वास्तु जो है वो तो हम लोगों ने खुद ने एनालिसिस करके एक नया वर्ड डेवलप किया, दैट इज लोगो एज पर वास्तु, जो लोगों के दिमाग में इजीली समझ में आए। सो ये वाली मेरी छोटी सी जर्नी है, और मैं काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज़ के काम करता हूँ। ड्यू टू NDA वी कांट स्पीक द नेम जी। और काफ़ी कुछ सीरियल्स वगैरह में हमारा सेट एज पर हम लोग वास्तु के हिसाब से पूरा सेटअप करते हैं। अच्छा। कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, जो लीड हीरो है वो किस तरह से खड़े रहना चाहिए, उसके सामने है वो बाकी की जो ऑडियंस है वो कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, तो चलिए, ये ऑकल्ट साइंस तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है। यस, तो इट इज आपने ये 3 कैसे सिलेक्ट किए, जिसको हम कहते हैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी? परफेक्ट सवाल आपका। अगर जो इंसान वास्तु सीखता है उसको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि वो दोनों साइंस है, मैथमेटिक्स है। Okay. अगर वो सही रहेंगे तो वो इंसान इजीली आगे बढ़ पाएगा। बात रही न्यूमरोलॉजी की, मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते थे कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ होती थी पर उनके पास जन्म का समय नहीं होता था। अब ऐसे इंसान को हम लोग किस तरह से ट्रीट करें, दैट वाज एन इश्यू। देन आई कम टू नो अबाउट द न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी है वो आपके नाम को करेक्शन करने के बाद एक अलग सा वाइब्रेशन देता है। अच्छा। इसलिए हम लोग अंक शास्त्र बोलते हैं, अंक शास्त्र बोलते हैं उसको। अच्छा। इसलिए हम लोग ये 3 चीज मैंने इसलिए चूज की कि ये तीनों चीज हो इंसान के बेसिक दिनचर्या में हमेशा काम लगती है। ओके। क्योंकि सोना है उसको घर में तो दे नीड वास्तु, उसको प्रोग्रेस करना है, कब करना है, कैसे करना है, दे नीड वास्तु का एस्ट्रोलॉजर। उसकी कंपनी का नाम बनाना है तो दे नीड न्यूमरोलॉजिस्ट। कंपनी का लोगो बनाना है देन लोगो एज पर वास्तु। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपने नाम की बात की, तो नाम कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक इंसान की भविष्य के लिए? चलिए, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जी। उल्टा। इनकलाब श्रीवास्तव का नाम सुना है? मैंने नहीं सुना। आपने सुना है पर आपको पता नहीं है।
रवि कपूर का नाम सुना है? वो कौन रवि कपूर और कौन इनकलाब श्रीवास्तव? दैट्स व्हाट। अब इनकलाब श्रीवास्तव है वो अपने श्री अमिताभ बच्चन, उनका ओरिजिनल नाम इनकलाब श्रीवास्तव है। अच्छा। अभी नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। दूसरा मैंने आपको पूछा रवि कपूर, जितेंद्र। जब आप बोल रहे हैं तो हम बता सकते हैं, नहीं तो नहीं पता था। फिर अक्षय कुमार का नाम चेंज हुआ है राजीव भाटिया से। ऐसे बहुत सारे हैं। अपने यूसुफ खान सर है जो दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं। सही है। ठीक है, महमूद सर थे, उनका नाम चेंज था। जगदीप सर थे, उनका नाम चेंज था। तो नाम चेंज करने के बाद उनके शरीर में, उनकी पूरी जिंदगी में एक नया ऑरा क्रिएट होता है। अच्छा। और वो आपके सामने है। ओके, ठीक है। तो अगर किसी को नाम रखना है तो वो क्या करे? मतलब किसी बच्चा जन्म लेता है तो आपके पास पहले आए नाम रखवाने के लिए, या वो बाद में भी अपना नाम चेंज कर सकता है? डॉक्यूमेंट्स में नहीं चेंज हो तो चलता है? ये कुछ सवाल आ रहे हैं। परफेक्ट, वो सवाल इसका जुड़ा हुआ है, तो मैं साथ में इसका जवाब दूंगा आपको। सबसे पहले कि किसी को नाम रखना है तो मेरे हिसाब से वो अपनी फैमिली मेंबर के साथ में जाए, एज पर राशि ही नाम रखे। ऐसा नहीं है कि राशि के नाम विपरीत रखे और वो बाद में जाके चेंज करना पड़े। पहले से ही राशि के हिसाब से नाम रखे। फिर वो मेरे पास आए तो जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो हिसाब से हम लोग वाइब्रेशन सेट करके नेम एज पर न्यूमरोलॉजी हम लोग सेट करके उनको दे सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि जो भी आपका नाम है वो आपको लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, सिर्फ नेम की वजह से सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी थिंग इट इन्वॉल्व्स। मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने काम करना छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम ही चेंज होगा। अब वो वाइब्रेशन के साथ में आपको चलना भी होगा, आपको दौड़ना भी होगा। हम लोग वो नाम चेंज करते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, जैसे कि अजय देवगन जी का है, एकता कपूर जी का है, ऐसे काफ़ी फेमस इमरान हाशमी जी है, उनका नाम चेंज है न्यूमरोलॉजी। मैं जो बोल रहा हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी। करीना कपूर है, राजकुमार राव है, ये सारे जो सेलिब्रिटीज़ है उनका नेम जो है करेक्शन किया गया हुआ है एज पर न्यूमरोलॉजी। ओके। तो उससे उनकी वाइब्रेशन मिली है एंड यू कैन सी द सक्सेस। तो हमें जानना है कि आपका जो नाम है महेश, MAHESH, यहाँ तो खत्म हो जाता है, तो ई लगाने का क्या मतलब है? वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, वो जो नाम है वो एज पर न्यूमरोलॉजी नहीं है, तो वो एज पर स्पिरिचुअल नेम है मेरा। अच्छा। मेरा नाम है महेश, मेरी वाइफ का नाम है शीतल, राइट? तो MAHSHE। ओके, ठीक है। महेश का मीनिंग क्या हुआ? शंकर। शीतल सती माता का नाम भी शीतल था। अब ये दोनों नाम मिक्स होते हैं तो अर्धनारीश्वर पैदा होता है, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल नेम। अच्छा, गुड। तो ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, लेकिन ये आपका खुद का बनाया सेल्फोलॉजी है। We can say selfology, it is selfology as spirituality। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमको तो हमारे वाइब्रेशन शिव जी से लेने हैं। जी। जितना मैं जानता हूँ न्यूमरोलॉजी में, एक उसमें एक एस्पेक्ट आता है डेड कार्मिक नंबर। वाह। वो क्या होता है? डेड कार्मिक नंबर होता है 13, 14, 16 और 19। ये ऐसा माना जाता है कि ये नंबर वाले को तकलीफ बहुत होती है। 13, 16, 13, 14, 16 और 19। 13, 14, 16 और 19। हाँ, ऐसा कहते हैं कि 13 नंबर वाला है वो मेहनती होते हैं, उनको मौज मस्ती करने की इच्छा होती है पर उनको मिलती नहीं है, बिकॉज इनके पास काम ही इतना होता है, ओवरलोड होता है। अब बात हुई 14 इज द नंबर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उनको पूरी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट जन्म में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं होती, कहीं भग गए होते हैं कि आज ये नहीं करना, तू कर ले, ये कर ले, ये वाली बात होती है। दूसरा हाथ 16 ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल नंबर है वैसे तो, 6 + 1 7, तो 7 वाला केतु का नंबर है, तो उसकी जो एनर्जी है 17 नंबर वालों की, 16 नंबर वालों की, कि उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये डेप्थ पूरा करने के लिए। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग। 19 वाला है वो पावर का नंबर है, 10, 1 सूर्य। अब पावर लास्ट टाइम
पिछले जन्म में इतने पावर में ऐसे ऐसे काम किए थे जो उनको नहीं करने थे, तो ये इस बार भी उनको पावर वाला ही नंबर मिलेगा और पावरफुली बनेगा। तो दे हैव टू क्लियर ऑल दिस डेप्थ, सो दिस इज कॉल्ड कार्मिक तो नंबर। ये सिर्फ चारों में ही है या बाकी और सब में भी हो नहीं, सब में होता है। सी कार्मिक नंबर एक्चुअली देखने जाओ तो कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, नॉट इन एस्ट्रोलॉजी। हम लोग जो बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की बात तो कर आपने तो 4 ही वो अंकों के बारे में बात की। हाँ, अंक तो 1 से लेकर 9 9 तक तक ही है, है, हाँ। ठीक है, पर ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हिसाब से जाता है। आप शायद चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़ में, फिर गुड़गांव में, दिल्ली में, काफी जगह वो लोग जो फ्लोर का नंबर है ना वो 12 के बाद 12A रखते हैं और 14 रखते हैं, 13 नंबर नहीं रखते। वो ऐसा मानते हैं कि ये नंबर अच्छा नहीं है। ओके। ठीक है, ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऊपर उन्होंने जब नंबर बनाए हैं तो सब कुछ अच्छा बनाया तो मुझे तो सन्यासी बन जाना चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज आई एम 16 नंबर। सन्यासी बनना, आप सन्यासी ही हो, आप स्पिरिचुअली काम करते हो, आप लोगों को जमा करते हो, पॉडकास्ट करते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, लोगों को ले जाते हो, लाते हो, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप जो कर्म कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये तो आपने बना दिया हमारे लिए। हाँ, नहीं बनाएगा, दिस इज ट्रू। अच्छा, चलिए ठीक है। बिल्कुल, आप जो कर रहे हो वही कर रहे हो, सन्यास का ही काम कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी में आपकी मतलब जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ ऐसा भी होता है कि कोई साल किसी बंदे के लिए बहुत सही होता है? बिल्कुल, तो ये बताइए। See, 2025 बिल्कुल किसके लिए बढ़िया साल है? मैं कुछ राशि के लिए बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं राशि दिस इज ओनली जनरल टॉक। करेक्ट करेक्ट। ज़ोडिएक, विच ज़ोडिएक? वृषभ, कर्क, लियो, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। बहुत बढ़िया साल है उनके लिए, बहुत बढ़िया। और एज पर न्यूमरोलॉजी 2025 से वो 9 नंबर पे आता है जी। तो जो बंदा 9 नंबर पे, उसके लिए लाइफ जिंगा लाना, अच्छा। तो इट इज अ गुड थिंग। पर काम करना होगा, साथ में बैलेंस करने के लिए अच्छे कर्म भी करने होंगे। वो तो वैसा, आपके हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट वो फंडामेंटल है। कर्म का जो थियरी है वो तो फंडामेंटल है। आपको कर्म तो अच्छे ही करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब वो नहीं कि महेश जी ने बोल दिया कि 2025 का साल इतनी तो राशि के लिए अच्छा है तो काम करना छोड़ देना है और जलसा करना है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। काम जितना अच्छा करोगे इतना उसको फल अच्छा मिलेगा। आपने मुझे खुश नहीं किया, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। आपने आप 2000 पहले से ही खुश है, ये जो ना खुश थे वो खुश होने वाले हैं। सो नो नीड टू, जो इंसान खुश है वो कैसे खुश हो सकता है? राजीव भाई, ठीक है। एक इंसिडेंट हुआ था हमारे स्टार्ट होने से पहले जी। मैं आया और वहाँ पे पूजा कर रहा था और मैंने यौन किया। आपने मेरे को बोला कि ये यौन नहीं करना चाहिए राजीव भाई, आपको कहिए। और मैंने आपसे सवाल पूछा था क्यों, आपने कहा पॉडकास्ट में बताना। अब पॉडकास्ट में मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मुझे शुरुआत में पूछना चाहिए था, बीच में आके पूछ रहा हूँ क्यों यौन नहीं करना, यौन करने से क्या होता है? तो नेचुरल है। आप पहले प्रजा को यौन का मतलब हिंदी में समझाइए। मतलब मैंने उवासी ली थी। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप पूजा कर रहे हो तो जो उबासी जो आती है ना, वो एक आलसी अंदर चीज बाहर निकलती है, वो चीज नहीं निकलनी चाहिए। जब हम पूजा करते हैं ना तो हमारी जो सांस है इट शुड बी प्रॉपरली अलाइन। जब आप गुस्से में हो पूजा मत करो। लोग कहते हैं मैं पूजा करने से मेरा मन शांत होता है, नहीं, पहले शांत हो जाओ फिर पूजा करो। इसकी वजह से यू कैन टॉक टू गॉड इजीली। तो इसका मतलब तो मजा आएगा। मुझे आके बैठना चाहिए था 2 मिनट, आपको बैठना चाहिए था और थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, चिल करना था, फिर स्टार्ट करना था। पर आपको मैं आपने मुझे बुलाया तो आई विल गिव गुड इनपुट टू यू जी कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग का जो पोस्चर होता है बैठने का वो सुखासन में होना चाहिए। अच्छा, पद्मासन में नहीं? पद्मासन में जरूर नहीं है, वो योग अलग चीज है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली मेडिटेशन। मेडिटेशन का मीनिंग वो नहीं होता है कि आप कान में साउंड लगा दो और बैठ जाओ। नो, आपको मैं सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगा कि मेडिटेशन कैसे किया जाए। हमारे 5 सेंसेस होते हैं जी। अब 5 सेंस में हम लोग सांस तो हम लोग कट नहीं कर सकते। कहीं बैठ गए, हमको कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ये पहली बात। वो जो स्मेल आती है वो बदबू नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी वेरी कूल एंड काम, वेरी स्वीट स्मेल, कहीं भी अगर कुछ चालू है तो। जी जी जी। एक वॉइस पोल्यूशन, यानी जो नॉइस और वॉइस दोनों पोल्यूशन नहीं आना चाहिए। ओके।
मैक्सिमम जो हमारे शरीर में जो इनपुट होता है वो यहाँ से और यहाँ से होता है, तो ये दोनों को बंद कर दीजिए। यहाँ पे ईयरबड डाल दीजिए जिसकी वजह से आपको बाहर की आवाज सुनाई ना दो। सुखासन में बैठ गए, अपनी बॉडी को कुछ मूवमेंट नहीं करें, जितनी भी थॉट आती है उसको आने दो। एक दिन में 60,000 थॉट आती है, 60,000। ओके, इनमें से कुछ प्रायोरिटी लेती है, कुछ प्रायोरिटी नहीं लेती, कुछ फालतू की होती है, कुछ काम की होती है। उसको स्टॉप नहीं करना है, आती है आने दो आने दो आने दो आने दो। एक समय ऐसा रहेगा कि आपका एक छोटा सा पॉइंट है वो 0 पे आ जाएगा, जिसमें देयर इज नो एनी थॉट, कुछ भी नहीं। दैट इज योर स्टार्टिंग ऑफ ए मेडिटेशन। 1 मिलीसेकंड से लेके 10 मिलीसेकंड या 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक ये आपका स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि यू आर डूइंग 100% मेडिटेशन परफेक्टली, जिसको शून्य बोलते हैं। इसको शून्य, बिल्कुल। ओके, इसके बाद आपको अपनी नाड़ी पे भी चेक करना है, दिस इज सेकंड थिंग। पर पहले मैं मेडिटेशन का एक सेशन समाप्त कर लूँ। ये करने के बाद आपको स्टार्ट करना है 20 मिनट से। लोग बोलते हैं मैं आधे घंटा बैठा हूँ, 2 घंटा बैठा हूँ। आप 1 दिन से लेके 21 दिन तक हो सकता है आपको 0 सुनने मिले ही नहीं, बट यू ट्राई। उसकी वजह से क्या आपका जितना भी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द राइट एक्सरसाइज फॉर द मेडिटेशन। आपको बाहर का आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात रहा कि स्वर विज्ञान, मतलब वी आर द 2 नाड़ी, चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी। सुषुम्ना जो होती है वो थर्ड होती है, जो मिडिल लेवल से आती है। कभी भी हम लोग कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो जो नाड़ी हमारी एक्टिव है वो नाड़ी का पैर हमको आगे रखना है एंड स्टार्ट द वर्क। फॉर एग्जांपल मैं किसी के ऑफिस में जा रहा हूँ, आपके ऑफिस में मैं आया तो मैंने चेक किया मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, मेरी लेफ्ट चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है, तो मैंने पैर वो रखा, बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद दिस यूनिवर्स। सुबह आप उठते हो तो जो नाड़ी चलती है वही पैर आप जमीन पर रखिए पहले, तो यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ग्लोबल एनर्जी, वैश्विक चेतना उसको कह सकते हैं इसको। सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ अ नाड़ी। वो नाड़ी का बहुत बढ़िया रोल है, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे इन डेप्थ। डेफिनेटली। ओकल्ट साइंस में एक और सब्जेक्ट भी आता है जिसमें बोलते हैं नंबर्स। लोग गुड लक के लिए कुछ नंबर सिलेक्ट करते हैं या उनको दिए जाते हैं। जो लोग अपने हाथों पे लिखते हैं या अपना डायरी में लिखते हैं या जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे लिखते हैं। आपका इसके बारे में क्या है? मैं ये सवाल जो है उसको पार्टली जवाब दूंगा। पहला सवाल है कि भी लकी नंबर ऐसा कुछ होता है? यस, होता है बिल्कुल। लकी नंबर को फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। बात रही शरीर पे लिखने की और कहीं पे, इसके मामले में मतलब आई रियली डोंट वांट टू गिव दिस आंसर क्योंकि जरूरी नहीं है उसके लिए। वो हर एक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बट ये न्यूमरोलॉजी में ही आता है। ये इट इज इन न्यूमरोलॉजी, प्योरली न्यूमरोलॉजी। अब हम आते हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए भी और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हम लोग सर्विस करते हैं। सुपर। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि वास्तु में लोगो डिजाइनिंग, नेम, ये किस तरह का होता है? परफेक्ट। काफ़ी अलग अलग लोगोस होते हैं, हम लोगों ने इस पर स्टडी की है, हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की है। अब लोगोस पर वास्तु जो है, आपको कोई कंपनी बनानी है तो राजीव भी मेरे पास आए कि महेश भी मुझे एक कंपनी बनानी है जो कंपनी अलग अलग लोगों को सर्व करे, उनकी टारगेट ऑडियंस ये रहेगी और उसका नेचर ऑफ बिजनेस ये रहेगा। तो हम लोग उसकी पूरी, हमारे पास चेकलिस्ट होती है, आपसे डिटेल लेंगे, हम चेक करेंगे। पहले तो आपकी कंपनी का नाम फॉर्म करेंगे कि आपको कौन सी राशि से फायदा होगा, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। राशि सिलेक्ट करने के बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको कौन से कलर से फायदा होगा। थर्ड, फिर हमारा लोगो डिजाइन स्टार्ट होगा। पहले आपका कंपनी का फॉर्मेशन हो गया। फॉर एग्जांपल आपने रखा कि राजीव बख्शी, तो स्पेलिंग RAJVBEEBAXI,
ठीक है, ये आपने नाम रखा तो BAXY भी हो सकता है। टू सेट एज पर द न्यूमरोलॉजी, यानी हम लोग 3 चीज मिक्स करते हैं। पहली वाली जो है वो एस्ट्रोलॉजी, सेकंड इज कलर थेरेपी एंड न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी राशि को आपका फायदा देगी, कलर थेरेपी आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए देगी, और थर्ड जो है वो न्यूमरोलॉजी, दैट इज फॉर द गुड वाइब्रेशन ऑफ योर कंपनी। आपने काफ़ी अलग अलग कंपनी देखी होगी, गूगल देखी है सक्सेस वाली, दूसरी है फेसबुक देखी है, बहुत सारी। अगर आप उसका टोटल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सक्सेस क्यों है और किस तरह से जा रही है। टोटल का मतलब? टोटल का मतलब से फॉर एग्जांपल कि GOOGLE करके है, तो इसका हर एक जो लेटर होता है उसका एक नंबर उनको दिया गया है। ये नंबर सारा प्लस करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको टोटल नंबर बोलते हैं। और ये तो हमारी साइंस है, वहाँ पे तो इस लोग समझते नहीं है। किसने बोला नहीं समझते? मुझे तो ऐसे आप म्यान में गए हो, US के, ठीक है, ये पूरी हमारी संस्कृति के हिसाब से वहां पे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे हिसाब से ही, वास्तु के हिसाब से ही वहां पे डिजाइन होती है। मैंने ये तो सुना है दिस इज द साइंस कि दुबई में होता है, लेकिन हाँ। मैंने US और नहीं ऑस्ट्रेलिया होता है, बिल्कुल। आई हैव मेनी ऑफ द लिस्ट, I तो agree, आपको होगा। मिल जाएगा। मैं मानता हूँ, आप कह रहे तो मैं, लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने सुना है दुबई में बहुत लोग इसमें करते हैं। दुबई में तो होता ही होता है, US में भी होता है, इवन UK में भी होता है। किसने कहा कि दुबई पूरा का पूरा ही वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बना पूरे हुआ है? ऑकल्ट के हिसाब से बना हुआ है। या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, US में भी ऐसी काफी कंपनीज है जो उन्होंने इसका सपोर्ट लिया हुआ है। ओके। तो ऐसा भी होता है कि कोई आदमी आके आपके पास बोलता है कि महेश जी मुझे सिर्फ लोगो ही चेंज कराना है, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, तो मैं क्लियर बोलता हूँ, खाली लोगो चेंज करने से आपकी कंपनी रॉकेट साइंस पे यानी रॉकेट नहीं बन जाएगी। ओके। लोगो जो है आपको हेल्प करेगा आपकी कंपनी को एनर्जी देने का, वो इंजन है, पर साथ में उसका इंजन में ईंधन भी तो होना चाहिए। नहीं, वो मैं काम वगैरह करते हाँ, हैं, बट डू यू थिंक, मेरा एक सवाल है जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या लोगों को ऐसे भी होता है कि सिर्फ लोगों की वजह से ही उनका काम नहीं चलता है, या फिर आप ये देखते हो कि नहीं मुझे सब कुछ देखना पड़ता है? क्या नहीं, होता है लोगों के, कुछ लोगों में ऐसी साइन होती है, अच्छा जो हम लोग हमारी तकी रखते हैं उसको, अच्छा कि जो नेगेटिविटी की होती है, और हम लोग जो लोगो बनाते हैं उसके साथ में हम लोग 8 से 10 पेज का रिपोर्ट देते हैं कि ये लोगो मैंने क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, और ये लोगो का जो एंगल्स है उसका जो मीन है, गोल्डन मीन 1.68 जो है रेशियो, वो सारा मेंटेन करते हैं। वो लोगों के अंदर हम लोग कुछ एनर्जी भी इनपुट करते हैं, बायोजोमेट्रिक सिंबल्स वगैरह वगैरह। महेश जी, अगर किसी को लोगो चेंज करना है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी? वेरी सिंपल है, कंपनी का नाम, डायरेक्टर की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, द नेचर ऑफ द कंपनी, मतलब वो कंपनी क्या करती है, हाँ, उनका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, अच्छा, इतने चीज हमको चाहिए। तो सारे डायरेक्टर्स के नाम और सारे डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है, जो सिग्नेचर जो मेन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, मैक्सिमम जो सिग्नेचर ऑथराइज होते हैं उतने ही चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते होंगे कि जिनका टाइम हो चुका है लोगो चेंज करने का, तो वो तो एक अच्छे मतलब इस बारे में कैरेक्टर हैं कि चलो आपके पास आए, पर जिनका बरसों से लोगो चल रहा है, लोगों को भी लोगो पसंद है। देखो, मैं महिंद्रा की बात करता हूँ। अब महिंद्रा का बरसों से लोगो चल रहा है ना, उन्होंने चेंज किया कि नहीं? अभी किया, हाँ, पर मिला, सक्सेस मिला उनको। ऐसे बहुत सारे सीरियल्स भी है जी, और सीरियल्स ओके। दूसरी राजस्थान रॉयल, उसका लोगो भी चेंज हुआ है, नहीं अब यानी अपग्रेड हुआ है। अभी जगुआर का भी हुआ, जगुआर का भी, वो मैं मना नहीं करता, हाँ। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज दे कैन अफोर्ड। अब जो सिंबल है ना, जो लोगो है, हाँ। वो एक फेस बन जाता है। एग्जैक्टली, इट इज अ फेस, हाँ, तो इट रिप्रेजेंट योर कंपनी। पर ये बड़ी कंपनी जो है, आपको पता है इसलिए वो बड़ी कंपनी है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जो आगे बढ़ रही है पर आपको पता नहीं है। सो इसका मतलब वो नहीं है कि छोटी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, मेरे के तो उसके पीछे फिर एनर्जी बड़ी लगती है ना। हाँ, एनर्जी भी लगती है, इन टर्म्स ऑफ मनी, सब कुछ समय सब चलाता है। सर पैसा खुदा नहीं है और खुदा से कम भी नहीं है। ये तो सही है आपकी। ठीक है, हमें सिंबल से याद आता है, दो बड़े इंपॉर्टेंट सिंबल हैं हमारे रिलीजन में,
यू नो सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो दो बड़े इंपॉर्टेंट सिंबल्स आते हैं, एक है ओम और एक है स्वस्तिक। आपको इनका मैं- सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले आपको मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। जी। ओम जो है जी। वो सिंबल नहीं है। ओम जो है वो साउंड है। हम्म, हमको बोलना पड़ता है कि वो सिंबल है, बट इट इज नॉट सिंबल, इट इज अ साउंड। करेक्ट। ओम जब बोला जाता है तो आपकी नाभि से उसका कनेक्शन तुरंत होता है। ओम, वो तो मैं समझ गया। ठीक है, वो वहां से स्टार्ट हुआ। इसमें 3 फेज है, AUM, या ठीक है। इसके बाद हम स्वस्तिक के बारे में जाएंगे। ए का मतलब है वेकिंग, जागृत। अच्छा यू का जो मीनिंग है वो स्वप्न, द ड्रीम। अच्छा तीसरा जो है वो सुषुप्ति है, ओके द डीप स्लीप। ओके AU और M। ए जो है AH आता है, U होता है, O होता है, और जो लास्ट होता है वो M होता है, M और M। ये मैंने 3 शब्द को अलग किए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओम जो साउंड जो है वो कोई भी स्टेट में आप लोगे तो उसकी एनर्जी आपको मिलने वाली है। अच्छा अगर आप नींद में भी हो, आपको सपने में कोई ओम साउंड का चैंटिंग हुआ तो आपकी वाइब्रेशंस, आपके जो भी है आपका चेंज होना स्टार्ट होगा। ओके आपने शायद नासा का एक वीडियो भी देखा होगा कि वो लोगों ने एक वीडियो कैप्चर किया था जिसमें ओम वॉइस आ रहा था। अच्छा तो इट वाज रियली ओम। ओके वो जो यूनिवर्स का एक लैंग्वेज है, दैट इज वन Sound ऑफ of द साउंड ऑफ universe, द yeah. यूनिवर्स, दिस इज द ओम। ओके बात कहूँ स्वस्तिक की, अब जो स्वस्तिक जो है ना वो अद्भुत चीज़ है। मैं 2 पार्ट में आपको अगेन बोलना चाहूँगा। एक तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्वस्तिक। इट इज़ अ सिंबल ऑफ एनर्जी। वो हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, ये तीनों में यूज़ होता है अच्छा स्वस्तिक। अब स्वस्तिक का मीनिंग 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स आर ओपन, ठीक है। 4 दिशा है, बंद नहीं किए हैं। बंद नहीं है, 4 वेद है, और हमारा एक चीज है धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, जी ये भी 4 है। तो जो स्वस्तिक की जो एनर्जी बनती है ना, ये तीनों चीज से लेके एनर्जी बनती है। तो आप स्वस्तिक कहीं पे भी लगा दो, उसकी एनर्जी ऑटोमेटिक आपको मिलने वाली है। उसको कहीं पे भी लगा दो। हम लोग शुभ कार्य में भी इसको यूज करते हैं, सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं, यानी 4 दिशा का बैलेंस रहे। फिर हम लोग 5 वो करते हैं, 5 तत्व का सिग्निफिकेंस होता आह्वान है, करते हम हैं। लोग आह्वान करते हैं। सो दिस इज द सिंबल एंड साइन ऑफ आवर हिंदुइज्म, सनातन के लिए। ठीक है, तो मेरा ही जानना आपसे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है बिल्कुल। कि वास्तु में फिर अगर मुझे बगैर तोड़ फोड़ के करेक्शन करनी है तो मैं स्वस्तिक का सिंबल यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल। पहली बात तो ये, वास्तु में तोड़फोड़ करने की जरूरत ही नहीं होती। वो बाद में बात करेंगे। मेरा एक सवाल का हाँ। पहले जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल, आप स्वस्तिक का सिंबल 100% यूज कर सकते हो। कौन सी दिशा में है वो हिसाब से आप कलर उसका सिलेक्शन कीजिए, लगाइए। अच्छा, ऐसा है। जरूरी नहीं कि हर जगह रेड ही सिंबल लगाया जाए, हाँ, अलग अलग कलर। सिंबल ऑफ एनर्जी। सिंबल ऑफ एनर्जी। आपने शायद देखा होगा कि जिन्होंने इसका उल्टा सिंबल बनाया है वो फिनिश हो गए। मुझे समझा नहीं है। आप नहीं समझे? नहीं। जैसे कि हमारा स्वस्तिक है, ऐसे एस पहले बनता है, Correct. ठीक है। तो कई लोगों ने उल्टा एस बनाया था। ओके, मुझे नाम नहीं देना है, नहीं, वो हमारी ठीक है। कंट्री से नहीं है, नहीं, ठीक है। पर आई डोंट हाँ, वांट समझ में आ गया मुझे। तो वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने बता दिया कि भी ओम सिंबल नहीं है पर ओम साउंड है, विच इज़ वेरी राइट, आई एग्री विद यू। और स्वस्तिक एक सिंबल है। कुछ और सिंबल बता सकते हैं आप जो मतलब काफ़ी पावरफुल एनर्जी वाले हों? पावरफुल एनर्जी, जैसे कि आपकी डॉटर आई थी, उन्होंने एक ब्रेसलेट, सॉरी, एक पेंडेंट पहना हुआ था। अच्छा। पेंडेंट था वो नंबर 8 का, बट इट्स रियली सिंबल ऑफ इंफिनिटी। यस। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 नंबर जो है वो अच्छा नहीं होता है, शनि महाराज का नंबर होता है। ये शनि महाराज किसी को परेशान नहीं करते, वो कर्म प्रधान देवता है। 8 नंबर जो है वो पूर्ण नंबर है, वो कहीं से टूटा नहीं, कहीं से फूटा नहीं है। अगर उसको टेढ़ा किया जाए तो इट इज इन्फिनाइट। हमारे जो पीएम साहब है, मोदी सर, उनका 8 नंबर है। अच्छा। काम जोरदार कर रहे, उसके पहले जो थे उनका भी 8 नंबर थे। जोरदार करना चाहते थे पर कुछ और इंजन लिखा था, पीछे और इंजन लगा था, डब्बा आगे था। सही है।
एक हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो थी बिल्डिंग बायोलॉजी जो मैंने बताया था। यस। अब मुझे वो जानना है और आई एम श्योर कि हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं बिल्डिंग बायोलॉजी है क्या और क्या उसका सिग्निफिकेंस है एक इंसान की जिंदगी में। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा ध्यान दे, समझे, फॉर ओन अवर हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। हमारे इंसान में जो होती है वो एनाटॉमी होती है और बिल्डिंग के लिए बायोलॉजी होती है। अब बिल्डिंग की भी एक हेल्थ होती है। अच्छा। जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसका फाउंडेशन कितना होता है, क्या रखना होता है, कितनी फ्लोर जाएगी, क्या एफएसआई कितनी होगी, ये सब कुछ तय किया जाता है। फिर जाके वो बिल्डिंग की अप्रूवल होती है कि ये बिल्डिंग बनाओ। अब ये बिल्डिंग बनाने के बाद प्लम्बिंग होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, आजू बाजू में नियर प्लेस में साउंड होता है, सब कुछ होता है। हमारा काम क्या है कि बिल्डिंग की हेल्थ चेक करना, जिसकी वजह से जो अंदर रहने वाला इंसान है उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बरकरार रहे। अच्छा। आपके घर में लीकेज सीपेज है तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा कि आपको पता चलेगा भाई लीकेज कहाँ से निकल रहा है, वो पता नहीं चलेगा कि 10 बाई 10 की दीवार है और पूरा आपको भरा हुआ है, तो व्हाट यू विल डू? पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे पास मशीन है, हम लोग आके चेक करेंगे और एग्जैक्ट कहाँ पे आपका लीकेज है वो हम लोग फाइंड करेंगे, इतना इसको रिपेयर कर दो, फिनिश। यानी पूरी की पूरी जो आपकी वॉल है वो सेफ हो जाएगी, आपके पैसे सेफ हो जाएंगे, प्लस जो खराब ऊर्जा है बाहर निकलती है एज पर वास्तु और एज पर बिल्डिंग बायोलॉजी वो बंद हो जाएगी। ओके। लीकेज सीपेज से भी प्रॉब्लम होता है। आपके प्लम्बिंग में कुछ कहीं लीकेज है, पानी टपक रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, दैट्स नॉट गुड, दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। और हम लोग हमारी कुछ एक एलिमेंट्स के बारे में बताइए ना, क्या 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 आप चेक करते हैं? जैसे एक लीकेज हो गया, ऐसे हमारे 81 चेकलिस्ट होता है टोटल, 81 चेकलिस्ट टोटल। और उसमें से कुछ बताएंगे, जैसे कि लाइट होता है, वी हैव द स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी लाइट कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे के ऊपर जो लाइट हम लोग रखते हैं वो ऐसे ही हम लोग एज पर इंटीरियर ये एस्थेटिकली अच्छा होने के लिए कुछ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर होना चाहिए, इसको उबासी नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, एक मतलब कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। दूसरा है कि हम लोग साउंड चेक करते हैं कि भाई नियर में साउंड कैसे आता है, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, AQE यानी आपका जो एनवायरनमेंट है, एयर क्वालिटी, वो पूरा हम लोग चेक करते हैं। इवन हम लोग तो गास्केट जो लगाते हैं वो भी चेक करते हैं। वी हैव द 81 चेकलिस्ट। तो आप जब कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो उससे पहले वास्तु वाले को बुलाते हो, फिर बिल्डिंग वाले को बुलाते हो। एंड आपको ये फायदा है कि हमारे पास आपको दोनों चीज मिलेगी। हाँ ये तो मैं समझ गया, दोनों चीज मिलेगी। मेरे लिए बिल्डिंग बायोलॉजी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नया सब्जेक्ट है। It is a new subject. लोग बिल्डिंग बाय करते समय या मकान बाय करते समय वास्तु वाले को जरूर बुला लेते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है बिल्डिंग बायोलॉजी को भी बुलाइए। बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये क्या स्टडी है इसकी? यस, इसकी स्टडी है। ये एनवायरमेंटल स्टडी है, इंस्ट्रूमेंटल स्टडी है, काफी नेचर से इसको जोड़ना पड़ता है, देन ए पर्सन कैन बी ए बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे इंडिया में उसके कुछ कोर्सेज वगैरह चलते हैं? यस, डेफिनेटली हम लोग सिखाते हैं बिल्डिंग बायोलॉजी का। ओके, आप कंडक्ट करते हैं? यस, हम लोग कंडक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। कुछ एक हाउसेज होते हैं या कुछ एक ऑफिसेज होती हैं जिसको बोला जाता है कर्स्ड हाउसेज होते हैं, जिसके ऊपर कोई या श्राप होता है या कोई हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, ठीक है? क्या वास्तु उसको करेक्ट कर सकता है? देखिए, श्राप का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ जो कुछ एनर्जीज होती है, जैसे आपने शब्द उनको एसोसिएट किया कि हॉन्टेड, तो इट्स ए नेगेटिव एनर्जी एंड मोर देन नेगेटिव एनर्जी, उसको वास्तु वाला बिल्कुल ही सही कर सकता है विथ हेल्प ऑफ द साउंड थेरेपी एंड सम स्पिरिचुअल प्रोसेस टू। स्पिरिचुअल प्रोसेस मैं नहीं करता हूँ कि दैट इज नॉट माय डोमेन, मैं पूजा हवन नहीं करवाता, वो मेरे डोमेन का नहीं है, बट डेफिनेटली साइंटिफिकली आई कैन डू दैट एंड आई कैन शो यू ऑल्सो कि ये जो एनर्जी है ये आपको अभी जो थी वो अभी नहीं है। वी कैन शो द प्रूफ ऑल्सो। मुझे कोई आपके प्रैक्टिस में से कोई इंसिडेंट बताइए ना। इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, पर आपको एक बड़ी कंपनी है जो उनका मैं नाम नहीं दे सकता, बहुत साल पहले यानी 10-12 साल पहले मुझे सुबह सुबह कॉल आया 7 o'clock कि आप वास्तु कंसल्टेंट मिला। हाँ,
बोले मेरी एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं तो उनको अलग सा फीलिंग आता है। रात को कुछ है या नहीं है, पर उनको ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पे कुछ है। वहाँ पे कोई चीज अगर रखते हैं तो वो चीज की मतलब कुछ अलग सी स्थिति होती है। मैंने बोला ठीक है। तो वन फाइन मॉर्निंग आई विजिटेड दैट कंपनी। तो वो कंपनी को मैंने एनालिसिस करने में मैंने 2.5 घंटे लिए। अच्छा। तो आई एम यूजिंग द लेकर एंटीना, S3 गोल्ड लेकर एंटीना, दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू चेक द फ्रीक्वेंसी। वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। तो मैंने चेक वगैरह किया। दूसरा एक मेरे पास एक मीटर भी है, वो मीटर भी मैंने चेक किया जो फ्रीक्वेंसी पूरी आपको दिखा दे कि यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी और डिस्टर्ब हो रही है, वो भी आपको पता चलेगा, लाइक ऑसिलोस्कोप। तो मैंने चेक किया तो रियली आई फील दैट कि वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी का फ्लो है जो नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने, किसी ने नाम दे दिया कि भाई ये है हॉन्टेड है ये करके, देन वी पुट अवर सम इंस्ट्रूमेंट एंड वी पुट सम स्टोन्स और कुछ स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस करवाई, देन इट इज़ डन। तो वो कंपनी वालों, उसके बाद में जो कंपनी है, दे आर वेरी हैप्पी टू मी कि महेश मेरी आपने बहुत बढ़िया काम किया। वो 10 साल के बाद, मतलब 10 साल से मैं वो कंपनी का पूरा काम मैं करता हूँ। जितनी भी कंपनी फॉर्म करते हैं कुछ भी, तो आई एम डूइंग दैट वर्क एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर दूसरा एक डॉक्टर के घर में ही था, नॉट इन गुजरात, समवेयर एल्स। तो वो डॉक्टर साहब जो थे, तो उनका एक छोटा सा एरिया बनाया था, वहाँ पे उन्होंने पूरी सोलर पैनल्स लगाई थी। एक खेतर, मतलब उनका एक कुछ प्रोजेक्ट था। अब वो सोलर पैनल के वहाँ पे कोई वॉचमैन टिकता नहीं था। अब वॉचमैन नहीं टिकता था वो हिसाब से, वो क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी, उनको ऐसी मतलब गहरी हवाएं आती थी उनको। अच्छा। कि फिर उन्होंने काफ़ी कुछ लोगों को बुलाया कि ये करवाया वो करवाया, कुछ उन्होंने मंदिर डेरा वगैरह बना दिया। आई वेंट टू देम, तो मैंने पूरा मुआयना कर लिया। मैं एक ब्लैंक माइंड से वहाँ गया था एज ए वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट थे और ऊपर वाला मेरे साथ था। तो मैंने देखा कि सोलर पैनल का जो एरिया था, वहाँ पे एक टीला बना हुआ था साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के करीब करीब बीच में। तो जो डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन, वो साउथ वेस्ट से पूरी हवा आती थी शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम पे बाकी का जो वॉइस और नॉइज है पूरा बंद हो जाता था। तो सुनाई दे रही है सिर्फ आवाज। तो जो टीला, मतलब छोटा सा पहाड़ बोलते उसको, वहां से वो आवाज टकराती थी और स्प्रेड होती थी। जैसे ही स्प्रेड होती थी तो वो रेजोनेट करती थी वो सोलर पैनल से। तो इट स्टार्ट क्रिएटिंग द वॉइस। तो लोगों को क्या लगता था कि यार ये कुछ है। तो मैंने वो छोटा सा पहाड़ जो टीला था उसको मैंने रिमूव करवा दिया जेसीबी से। सेम टाइम, सेम डे, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा। तो ये वाली थी। अब ये वाली आपको मैंने स्टोरी क्यों बताई कि ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आ गया ना, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे प्रेत है, ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ भूत प्रेत की योनि नहीं होती है, योनि होती है, पर उसको आप अपना लॉजिक भी थोड़ा लगाइए, कैसे क्या हो सकता है, फिर आप जाइए, अंधश्रद्धा में मत जाइए। एंड ये क्या हॉन्टेड एनर्जीज कुछ अलग होती है? हम लोगों ने नाम दिया है हॉन्टेड, क्योंकि हमको कुछ तो नाम देना पड़ता है, तो नाम दे दिया हम लोगों ने। अच्छा। एनर्जी एनर्जी है, चाहे जो भी चाहे आप एनर्जी का नाम दे दो। या अच्छा, एनर्जी के ऊपर बात याद आई जी। क्या आप कुछ ऐसे प्लेसेस की एनर्जी असेसमेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या इसका मतलब कैसी एनर्जी है इस एरिया में? यस, बिल्कुल। मैं कुछ साल पहले मैं भानगढ़ गया था। व्हाट, कहाँ पे? भानगढ़, राजस्थान में जी। वो वहाँ ऐसा मतलब वो ऐसा सब वहाँ ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे रात को कोई रुक नहीं सकता है, ये है वो है। मैं जस्ट ऐसे ही घूमने चला गया था, मैं और अपने दोस्तों के साथ में, और मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में था। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटल्स चेक किए, मेरी मीटर से मैंने रीडिंग चेक किए, तो मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ। लोगों को हुआ होगा पास्ट में, तो जस्ट वो बात चलती आ रही। अब कितनी सच है
कितनी गलत है वो मुझे नहीं पता है, पर मैं ऐसी जगह पे जाके मैं कभी कभी चेक करता हूँ अपनी मर्जी से। मुझे को बुलाता है तो मैं मना करता हूँ कि ऐसा कुछ भी है तो नहीं करना है, अगर वास्तु के रिलेटेड है तो मैं जाता हूँ। तो वास्तु के लिए आप एनर्जी असेसमेंट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। ओके, उसमें क्या होता है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होती है। आप कहीं भी जाते हो तो एक फ्रीक्वेंसी होती है कि आपने कहीं नोटिस किया होगा कि आप किसी के घर में जाते हो तो आपको फील होता है कि बेबी ये घर में मुझे आधे घंटे बैठना है, या तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि अभी मुझे जितना जल्दी चाहे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो क्या है? दैट इज द एनर्जी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब वो फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा के साथ में रेजोनेट करेगी तो आपको वो फीलिंग आएगी, बिकॉज 81 ट्रिलियन हमारे जो न्यूरॉन्स है वो यही तो काम करते हैं, आपको यही तो सपोर्ट करते हैं आपके ऑरा को। ओके। और क्या एक इंसान को वास्तु, जब जहाँ तक वास्तु की बात है, कंसल्टेशन करवानी चाहिए या फिर उसके बाद में रेमेडीज भी करवानी चाहिए? दोनों पार्ट परफेक्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, उसके स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, आपकी पल्स चेक करेगा, आपको प्रॉब्लम क्या है आपसे पूछेगा। ये आपका फर्स्ट पेज। दिस इज असेसमेंट, दिस इज वास्तु ऑडिट। फिर डॉक्टर आपको दवाई देगा, दैट इज अ रेमेडी। अगर सर्जरी लिखी है यानी कुछ सोनोग्राफी की और कहीं स्टोन है तो बोलेगा सर्जरी करानी पड़ेगी, दैट इज रेमेडी। तो ये दो पार्ट अलग है, पहले असेसमेंट होता है, वास्तु ऑडिट होती है, फिर रेमेडी होती है। ओके। कैसे एक इंसान को पता चले, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बड़े स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं ना, राइट, कि मैं सही आदमी के पास हूँ, कैसे पता चले किसी को? हम डॉक्टर के बारे में भी यही सोचते हैं, हाँ, हम लॉयर के बारे में भी यही सोचते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत परफेक्ट सवाल है, क्योंकि इंसान के मुंह पे लिखा नहीं होता है कि ये बंदा सही है गलत है। ठीक है, पहले तो आजकल गूगल बाबा की असीम कृपा रही है कि सब लोग रिव्यूज वगैरह डालते हैं, और मोस्ट ऑफली माउथ पब्लिसिटी से अगर जाते हैं तो दैट इज ए बेस्ट है। अगर रेफरेंस से जाते हैं वो अच्छी चीज़ है, अच्छा। क्योंकि पता होता है कि मैंने काम किया है या मेरे थ्रू काम किया है तो ये बंदा सही है। अगर आपका दोस्त रिकमेंड करेगा कि नहीं महेश भाई के पास जाओ वास्तु के लिए, बिंदास, तो आप तुरंत पिक करोगे। पर आप गूगल के सर्च करने के बाद उसका रिव्यू देखोगे, देन यू गो टू हिम। ओके। आप इस बात को बड़ा बार बार, हम पॉडकास्ट से पहले बैठे थे तो आप बोलते थे कि मैं वास्तु करता हूँ विदाउट चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बगैर। यस, बिल्कुल। लेकिन हमने तो आज तक कभी ये सुना नहीं है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के बगैर वास्तु होता है। मुझे आप समझाइए और मुझे कोई एग्जाम्पल भी बताइए। बहुत मस्त सवाल है आपका। द वास्तु इज ए साइंस ऑफ एनर्जी जी। अब एनर्जी को फ्लो करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आपका, अगर 0 डिग्री नॉर्थ है और आपका ईस्ट भी सही है, अगर वो वहां पे टॉयलेट है वो ऐसे पद पे, सीखी पद पे, तो आपको टॉयलेट को रिमूव करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी बैड एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, इसलिए वो जगह जो है वो मंदिर के लिए बनाई गई है, इसलिए वो वहाँ पे टॉयलेट होना सही बात नहीं। उसकी रेमेडी हम लोग जनरली प्रेफरेबल नहीं करते, और ना ही तो मैं किसको रेमेडी देता हूँ। अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ में उसकी लिखावट दी गई है। पहले आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को मिलते हो तो उनको पूछिए उनका मेंटोर कौन है और उनको कौन से ग्रंथ के बारे में नॉलेज है। जितना सवाल आप करोगे उनसे, आपको कुछ पता चलेगा कि ये बंदा नॉलेजेबल है या नहीं है। ये पहचान करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। अच्छा। ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है कि ये बंदा आया, उसने सूट बूट पहना है तो ये परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट है, उसने धोती पहनी है, जब्बा पहना है तो परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट नहीं। परफेक्ट वास्तु कंसल्टेंट ऐसा है कि जो अपने काम से आपको रिजल्ट दे और एकदम स्पष्ट बात करे। अगर होने वाला है तो हाँ बोलेगा, नहीं होने वाला तो ना बोलेगा। अब आपने बोला तो स्ट्रक्चर तोड़े बिना हम लोग काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह है। एक हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल बहुत टाइम से चल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने उसकी रेमेडी की विदाउट
डिमोलिशिंग एनीथिंग, एक ईंट भी हिलाई नहीं हम लोगों ने, और उसकी एनर्जी, उनकी रेमेडी हम लोगों ने की विद सम हर्ब्स, विद सम प्रेशियस, सेमी प्रेशियस जेमस्टोन, फिर कुछ अलग जो हमारी फिजिक्स की कोई चीज़ है, वर्टेक्स वगैरह, उससे हम लोगों ने काम की, फिर साउंड थेरेपी से हम लोगों ने काम किया, अरोमा थेरेपी से काम किया। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपके एनवायरनमेंट और आपकी एनर्जी को डेवलप करती है। एनर्जी इज नेवर बी डिस्ट्रॉय और नेवर बी क्रिएटेड, इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अपने अहमदाबाद में ही है एक बढ़िया सी हॉस्पिटल है, जिसका हम लोगों ने काम किया है। तो आप तो पॉडकास्ट में भी हमको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, हम कहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एनर्जी नेवर गेट्स। See, it is a purely science and mathematics, and it is a calculation. अच्छा, चलिए बताइए, अब वास्तु में हम कलर का उपयोग करके काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ला सकते हो। ठीक है, तो ऑडियंस के इंटरेस्ट के लिए एक हर जोन का एक कलर बताइए ना। जैसे किचन का हो गया, ड्राइंग रूम का हो गया, बेडरूम का हो गया, जो जनरली स्पीकिंग। अब फिर वो आप ये कहेंगे कि मुझे जाके देखना पड़ेगा, तो हर किसी के जाके नहीं देखते। देखिए, लेकिन एक आप जो जनरल मुझे पूछ रहे हो कि कलर कौन सा आना चाहिए, ठीक है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि इंटीरियर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैंने बोल दिया कि आप ग्रीन कलर कर दो आपके साउथ ईस्ट में, ईस्ट में, तो आप नहीं करोगे, ठीक है। पीला या तो नीला, वो एक्वा कलर कर दो नॉर्थ ईस्ट में, तो वो नहीं करेंगे। तो इट इज यूजलेस, ठीक है। कलर है अपने आप में, वो अलग है, पर जब वास्तु बना तब वो कलर का डेफिनेशन नहीं था उसमें। अच्छा, ये हम लोगों ने अमेंडमेंट करके वर्कआउट किया है। समरांगन सूत्रधार, विश्वकर्मा प्रकाश, ये तो जो ग्रंथ है उसमें नहीं दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ एक कॉमन सेंस के नजरिए से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हो ये एनर्जी है, ठीक है। कलर एज एन एनर्जी के तरीके से। ठीक है, आपको मैं एक एनर्जी की एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके बिजनेस में आपको कैश फ्लो चाहिए, जी, ठीक है, तो एक रेड बल्ब साउथ ईस्ट कॉर्नर में चालू कर दो, जीरो का प्योर रेड बल्ब, ऑरेंज नहीं होना चाहिए, वो आप चालू कीजिए। एग्जैक्ट 45 डेज के बाद मेरे से बात कीजिए। ओके। पहले लोग बोलते हैं कि ये वाला जो बल्ब वाली रेमेडी जो है वो नहीं चलती है। ये बात सही है कि ये वाली समरंगन सूत्रधार है, कोई बड़े ग्रंथ में बल्ब नहीं बनाया गया, क्योंकि वो टाइम था ही नहीं। और जब ये ग्रंथ बने तो वो टाइम पे शौचालय भी नहीं था घर में, देयर वाज अ डिफरेंट एरिया, वो लोग जाते थे। फिर ये ऐड हुआ और एक नया वर्जन हुआ। ये आप ट्राई कीजिए रेमेडी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके। और लोगों के इंटरेस्ट के लिए बताइए कि घर में अगर सबको सुख शांति चाहिए तो कौन सा कलर या क्या बल्ब आप बल्ब बता रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल प्रश्न तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि सारा का सारा निचोड़ ले लोगे। आई एग्री, मैं यहाँ पे वही देने आया हूँ। हाँ। कि नहीं तो शांति, एक किताब लिखिए ना फिर, या तो बिल्कुल मेरी किताब है ना, मिलियनर बाय चॉइस नॉट बाय चांस, द क्वांटम वास्तु। क्वांटम, उसके बारे में बाद में बात करें। अब सुख शांति चाहिए तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले समझने वाली बात है वो क्या है। सुख शांति किसको चाहिए, आपको या आपके घर वाले को? सबको चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मेरा सवाल स्पेसिफिक है। हाँ। किसको चाहिए? हाँ। पहले किसको चाहिए? आपको। हाँ, चलिए मैं जवाब देता हूँ। हाँ। पहले मैं कहता हूँ मुझे चाहिए। परफेक्ट। हाँ। अगर मुझे सुख और शांति चाहिए तो मुझे चुप रहना आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। हाँ। अगर मुझे किसी और के काम में हस्तक्षेप करने की आदत है तो इंसान सुख शांति से नहीं जी सकता। नहीं, मुझे वास्तु का जवाब दीजिए। मैं वास्तु का दे रहा हूं, मैं वास्तु के हिसाब से दे रहा हूं। वास्तु के हिसाब से हम लोग को पंच तत्व जो है वो बैलेंस करना है। अच्छा, ये बैलेंस करने के बाद आपको सुख शांति कैसे मिलेगी। किए जाते हैं पंच अब पंच तत्व तो आप जानते हो कि भी अग्नि, वायु, पानी, हवा और स्पेस, ठीक है। ये पांच को तत्व अगर आपके घर में बैलेंस्ड है तो आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी, अच्छा, ठीक ठीक है। है। अब जैसे कि हम लोग अग्नि कौन जो है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, दैट्स किचन, ठीक है। तो वो किचन की जो एनर्जी वो अग्नि तत्व है, यानी शुक्र की एनर्जी। अगर वो सही जगह पे है तो आपका शुक्र पावरफुल रहेगा, आपके घर में पैसे आते रहेंगे, आपका एंट्री अलग अलग 32 जगह से आप एंट्री कर सकते हो। एक स्क्वायर है, प्रॉपर स्क्वायर है, तो 32 जगह हम लोग पास है कि जो आप एंट्री कर सकते हो। आपको अच्छा सोना है
स्लीप साउंड चाहिए आपको, साउंड स्लीप चाहिए आपको, सॉरी, तो आपको नॉर्थ में पैर करना है। सर जो है आपका साउथ में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम होना चाहिए। ये मैं एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ, जिसकी एंट्री ईस्ट की होती है या नॉर्थ की होती है, इसमें पॉसिबल होता है। अगर इसकी एंट्री वेस्ट में होती है तो पॉसिबल नहीं होता है, पर सुख शांति इसमें भी मिल सकती है। वी हैव टू एक्टिव एयर, वी हैव टू बैलेंस दैट पंच तत्व। ये है तो बहुत टफ सब्जेक्ट। नहीं, टफ बिल्कुल नहीं है राजीव भाई, टफ बिल्कुल नहीं है। अब सिंपल एक मैं आपको छोटा सा फंडा बताता हूँ, दिस इज रियल फैक्ट। लोगों ने अभी काफ़ी कुछ कि सर वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वास्तु के हिसाब से ही होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा ऐसा मानना है, इतने सालों का मेरा निचोड़, मैं जो समझ रहा हूँ कि वास्तु इज 33%, एस्ट्रोलॉजी इज 33% एंड 33% इज योर लक। अब मैं तीनों चीज समझाऊंगा। वास्तु मतलब जहाँ पे आप रहते हो, वास्तु नहीं वस्तु, हम लोग जहाँ पे रहते हैं। दूसरा, अगर वास्तु सही रहेगा और एस्ट्रोलॉजी सही नहीं रहेगी आपकी, तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर एस्ट्रोलॉजी सही है, वास्तु सही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगा। तो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग। थर्ड जो है वो लक है। जो ये लक है वो हमारा पिछले जन्म का प्रारब्ध है, वो ये जन्म का हमारा लक है। कृष्ण भगवान ने पहले अध्याय में 3 कर्मों का जिक्र किया था, कार्यमन, संचित और प्रारब्ध। हर एक की अलग अलग व्याख्या है। उसमें जो प्रारब्ध है वो कैरी फॉरवर्ड होके जाता है, दैट्स कॉल्ड लक। तो आई बिलीव इन दिस साइकोलॉजी एंड थिंग। बताइए अपनी बुक के बारे में, आप कुछ बोल रहे थे, मिलियनर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। ये आपको मिलियनर बनना है तो दैट इज योर चॉइस, आप बाय चांस नहीं बन सकते, ठीक है। आपकी खुद की चॉइस है, आपका खुद का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए कि मुझे बनना है तो बनना है। अब उसके लिए बनना है, आपने शायद सुना होगा कि मिलियनर्स डोंट बिलीव इन वास्तु बट बिलियनर्स डू, राइट, दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी टू। वॉरेन बफेट भी मानता था, और हमारे जो बड़े आइंस्टाइन थे वो भी बिलीव करते थे एस्ट्रोलॉजी में। यू नो, आई थिंक यू आर नोइंग दैट थिंग। अब मेरी बुक में मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उनके एक्सपीरियंस अंदर मैंने शेयर किए, उन्होंने लिख के मुझे दिए। अच्छा, ओके। फॉर एग्जांपल राजीव भाई है, तो राजीव भाई ने अपना, मुझे राजीव भाई ने कांटेक्ट कैसे किया और क्या प्रॉब्लम थी, विद देयर हेल्प, उनकी परमिशन से हम लोगों ने प्रिंट करवाई है। ओके। उनमें कुछ पार्ट है ऐसा जो हमने टेक्निकल पार्ट दिया है, साइंटिफिकल प्रूफ दिया है कि भाई वास्तु ये है, इसका एंगल ये होना चाहिए, ये रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष में कुछ मिथ बात है कि भाई औरतें इसको रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकती है, जब वो पीरियड में है तो नहीं पहन सकती है, या उसको पहन के ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जितनी भी मिथ है वो सारे मैंने क्लियर किए उसमें, और वो भी प्रूफ के साथ में कि ये ग्रंथ में या ये पुराण में लिखा हुआ उसकी ये रुचा है या एक श्लोक है, दिस इज द थिंग। महेश भाई, मुझे आपका कॉम्पिटिटर बनना है, मुझे ये तीनों सीखना है, कितना टाइम लगेगा? दुनिया में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आप खुद अपने कॉम्पिटिटर हो। नहीं ठीक है, लेकिन मान के आप बन जाओ। नहीं, मुझे ये बताओ ना। हम तो देखो, हम वास्तु नहीं सिखाते, आज तक मैंने ऐसे कोई सोचा भी नहीं कि मैं एजुकेशन लाइन में जाऊं। हाँ, बिल्डिंग बायोलॉजी और मेरा सन, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वी ट्राई टू टीच सम पीपल, और जो भी टेक्निकल लोग है वो पढ़े लिखे है, हम लोग पहले चेक करते हैं कि वो बंदे की एजुकेशन क्या है, बाद में उसको सिखाते हैं। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप कभी भी चाहे आप आ जाइए, हम सिखा देंगे आपको। नहीं, जानना ये चाहता हूँ हाँ। कि कितना टाइम लगेगा किसी को ये सीखने हो तो। सबसे पहले कि आपको सीखने की कितनी चाह है। मन चाह है तो ही आएगा ना आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। मान के चलो मैं ही हूँ, मेरे को बहुत चाह तो देखो। हाँ, तो आप आ जाइए। कम से कम 6 महीने लगेंगे, कम से कम वास्तु सीखने में 6 महीने लगेंगे। 6 महीने वास्तु में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं सिखा रहा हूँ तो मैं आपसे कुछ केस स्टडी भी कराऊंगा कि भी, हाँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको मैंने जादू की झप्पी दे दी, 3 दिन में वास्तु कंसल्ट करा दिया। 6 महीने में आप मुझे वास्तु बिल्कुल सिखा देंगे। फिर एस्ट्रोलॉजी कितने टाइम में सिखाएंगे? एस्ट्रोलॉजी तो आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, पर इनिशियल जो फेज है, जो बेसिक सीखना है, वो आपको 1.5-2 महीने में सीख सकते हो। ओके। हाँ। एंड देन न्यूमरोलॉजी हार्डली 10 डेज 15 डेज। अच्छा। फिर प्रैक्टिस करने पे डिपेंड है कि आपको अगर महारथी बनना है या सिर्फ रथी बनना है, वो आप पे डिपेंड है। तो मतलब अगर मुझे महेश भाई जितना सीखना है, मतलब एक्सपीरियंस को ना करें, एक्सपीरियंस को छोड़ दें, क्योंकि वो तो मतलब एक्स फैक्टर होता है ना। ट्रू। लेकिन अगर मुझे फंडामेंटली जितना सीखना है तो मुझे
1.5 से 2 साल लगेंगे। बिल्कुल, ये मेरा पैशन है। आई लव टू वर्क। मुझे कभी भी आप फ़ोन करो रात को 12 बजे के महेश भाई मुझे यहाँ विजिट के लिए जाना है, आप साथ में चलो, तो आई एम ऑलवेज रेडी। आप सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाने का वो है कि कभी मैंने बहुत सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। जी। सिखाने में क्या, मैं एजुकेशन देता हूँ, अच्छा है वो चीज़, पर कुछ गलत हाथों में जाती है तो उसके गलत उपयोग होता है। वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, कोई बिल्कुल कोई नहीं सकता, पर मुझे कहीं गिल्ट रह जाती थी कि यार महेश तूने ये सीखा है और ये उसका उपयोग सही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैंने बंद किया है। पर स्टेटमेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि लर्न वास्तु। पुराने ऋषि मुनि ने तो लिखा ही ना सर। बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उन्होंने तो अच्छी भावना से लिखा, लोग उसका यूज मिसयूज करते हैं, वो बेचारे क्या करें उसको। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही, पर मुझे पता है कि ये गलत हो रहा है। नहीं, वो मैं आप समझता तो मैं उसको रोक भी नहीं सकता। वो भी नहीं रोक सकते। वो बात भी सही है आपकी, पर वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी अभी है, वो टाइम पे इंसान गलत काम करने के लिए 1 साल सोचता था, अभी 1 मिनट भी नहीं सोचता है। तो दिस इज द डिफरेंस। समय ऋषि मुनि थे, आज महेश भाई हैं। ये भी तो है। ये मेरा पैशन है, बस मैं सीखता हूँ, लोगों को सिखा भी देता हूँ कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है। अष्टलक्ष्मी का कंसेप्ट क्या है वास्तु? आपने काफी स्पिरिचुअल बात की। लक्ष्मी मतलब 8 तरह की लक्ष्मी। पहली जो लक्ष्मी है उसको बोलते हैं आदि लक्ष्मी, यानी जो हमारे संस्कार जो है, हम लोग जो काम करते हैं, हमारा बिहेवियर पैटर्न होता है सामने के प्रति, वो हमारे में है, तो इसको अष्टलक्ष्मी, सॉरी आदि लक्ष्मी। सेकंड जो है वो है धन लक्ष्मी। आपके पास धन है, आप वो धन से किसी को हेल्प करते हो, अच्छे काम में जुटाते हो, और वो धन से आप सुख संपन्न हो, तो वो धन लक्ष्मी आपके लिए वाकई में धन लक्ष्मी है, जो पैसे को सिग्निफिकेंट करती है। जो पैसे कहीं से भी आते हैं तो उसको कॉल धन लक्ष्मी। अब जो थर्ड जो है वो है धान्य लक्ष्मी। आपके पास धन लक्ष्मी है और धान्य लक्ष्मी नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। आपके पास पैसा है पर खा नहीं सकते, मीठा नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, जो अच्छा लगे वो नहीं खा सकते, तो धान्य लक्ष्मी कोई काम की नहीं है। ठीक है। धान्य लक्ष्मी का मीनिंग आपके स्वाद को संतुष्ट होना, आपका पेट भरना, उससे एनर्जी मिलना, उसको धान्य लक्ष्मी बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में काफी डिजास्टर होता, जानते हो आप। जर्मनी के पास पैसे थे पर ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं थे। ब्रेड मिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो सारी की सारी संपत्ति देने के लिए तैयार थे एक ब्रेड का बॉक्स लेने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड धान्य लक्ष्मी। अब बात रही गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर। गज मतलब हाथी। आपके पास सॉलिड पावर है, वो पावर से आप अच्छा काम करते हो जी, लोगों का भला करते हो, भला करने की आपकी क्षमता है, आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं गजलक्ष्मी। अब दूसरी संतान लक्ष्मी, okay. कि आपके पीछे आपकी संतान जो है, चाहे लड़की या लड़का, संतान है, वो आपकी लेगेसी आपने अच्छी दी तो लेगेसी को सही तरीके से आगे बढ़ाए। अच्छे संस्कार से आपने उसको नर्चर किया है तो वो समाज के लिए हेल्पफुल रहे। आपके बच्चे आपकी लेगेसी को समझे, आपको समझना ज़रूरी है, आपकी फैमिली को समझना ज़रूरी है। उसको बोलते हैं संतान लक्ष्मी। और संतान सुख होने का और संतान लक्ष्मी होने का दोनों अलग बात है। ठीक है। तो मेरी बात जो है संतान लक्ष्मी की है। अब दूसरी है वीर लक्ष्मी। अगर सब कुछ है आपके में और आपके में करेज नहीं है, पैसा है पर धंधा करने की आपके पास वो हिम्मत नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सब कुछ है पर कर नहीं पा रहे हो, उसके लिए वीर लक्ष्मी बोलते हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड टोटल 8 लक्ष्मी। लास्ट वन इज विजय लक्ष्मी, सक्सेस। फॉर सक्सेस। कोई भी चीज को आपको पाना है तो आप इजीली पा सकते हो, पूरी हिम्मत से आप आ सकते हो। आपके पास सब कुछ है पर काम डिले हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो आपके में जो वीर लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसकी आराधना करनी चाहिए। ओके। एक खूबसूरत चीज है कि आपने कभी सोचा कि
माँ लक्ष्मी जो है वो कमल पे विराजमान है और कमल पानी में है। वो मैं बहुत सोचता ही नहीं हूँ। ठीक है, चलिए मैं लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ इनपुट देना जी, मेरी definitely। जिम्मेदारी है। नहीं। अब माँ लक्ष्मी जो है वो कमल पे विराजमान है। कमल का जो रूप है वो बिल्कुल सौम्य है। सौम्य है। तो इंसान के पास कोई भी लक्ष्मी हो पर इंसान को सौम्य होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि महेश भाई आपको कैमरे पे हंसना है, आपका मुंह खिला हुआ रखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इंसान को हमेशा हंसना चाहिए, मौज में रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सीरियस होते हैं कौवा में जल्दी जाते हैं। लक्ष्मी का मंत्र कहाँ मिलेगा? नहीं, हम देंगे आपको, डोंट वरी, आपको हर एक लक्ष्मी का मंत्र देंगे। अच्छा। फिर एक बात दूसरी है कि जो कमल जो है वो कमल पानी में है। पानी का मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मी चंचल है, पानी की जैसी है। दूसरा, पानी का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि पानी को कोई भी स्वभाव, कोई भी आकार, कोई भी जगह पानी निकल जाएगा। तो इंसान का स्वभाव भी ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में अपने आप को डाल देना चाहिए। तो दिस इज द एग्जैक्ट, अगर ये इंसान ये समझ ले तो अपने आप में उसने अष्टलक्ष्मी पैदा कर ली, समझ लो। ठीक है महेश बाकी भाई, बात रही मंत्र की, आई गिव यू। फाइन, वेरी नाइस। ठीक है, हम ऑडियंस को कहते हैं हम महेश भाई से ये मंत्र लेके ही छोड़ेंगे। तो महेश भाई, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। ओके, ठीक है, हमने काफी सारे सवाल पूछे जिसका आपने काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब 3 चीजें हम अपनी आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल, जो हमारे इंटरेस्ट की है। वो ये है कि सबसे पहले हमारा एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं स्कूप। स्कूप हमारी जो ऑडियंस है उनको बड़ा पसंद आता है। वो स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन। हर एक व्यक्ति ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो अपने को लगता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे चैंपियन बनना है। तो अपने लिए कोड बना देता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड। वो कुछ भी हो सकता है, मेहनत करना है, नई कोई चीज़ सीखना है। तो ऑडियंस जानना चाहेगी कि महेश भाई का स्कूप क्या है, सक्सेस कोड क्या है? सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही और सिंपल है। सबसे पहला, खुश रहना सीखिए। हैप्पी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मंत्र दे देना। मंत्र से खुश नहीं हो सकता इंसान, खुश अंदर से होता है। अच्छा, ठीक है। मंत्र से तो आपका जो माइंड है ना उसको अलाइन करने के लिए मंत्र होता है। जी। मंत्र यानी मन यानी माइंड, त्र मतलब टू अलाइन, वो मंत्र इसलिए होता है। अब खुश रहना है सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको कोई लगता है कि मैं जो चीज कर रहा हूं वो बोरिंग चीज है, तो उसे ऑब्जर्व कीजिए कि ये बोरिंग चीज बार बार करने से ही इसको सक्सेस मिलेगी। परसिस्टेंस इसको बोलते हैं। परसिस्टेंस। कुछ लोग बोलते हैं कि भी मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही काम करता हूं, पर मुझे जो नहीं अच्छा लगता है वो भी काम करता हूं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छा लगता है छोड़ दे यार, इसको दे दे, उसको दे दे। एक्चुअली काम वो आपका है, वो बोरिंग काम है इसलिए आप किसी और को दे रहे हो, और किसी और बंदे को जो दे रहे हो वो आपका एम्प्लॉय है, वो इसलिए करेगा कि आपसे वो सैलरी ले रहा है। पर अगर वही काम आप करोगे तो बड़ी शिद्दत से करोगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस और क्लियरिटी और सक्सेस मिलने की गारंटी मेरी है। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, हमने जान लिया आपका स्कूप। ठीक है, अब आते हैं, हम आपसे एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल। वो ये है कि हम चाहते हैं जो भी हमारा गेस्ट आता है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होता है। ये आप लोगों का क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिटी होती है कि आप लोग मानते नहीं हो कि हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक हद तक आप लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपका बड़प्पन है? नहीं, मेरा तो बड़ापन नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम 2 लोगों को मेंटोर करें, और वो नॉन फाइनेंशियल मेंटोरशिप होनी चाहिए। डेफिनेटली मैं 2 जनों को मैं मेंटर करूंगा। वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड नहीं होगा, पर उनका जो बिजनेस होगा वो बिजनेस में उनको मैं अच्छी सी वैल्यू ऐड करके दूंगा। ठीक है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी फ्रेंड्स, हमने महेश भाई से प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर आप यंग हैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया सीखे तो जाइएगा, वो मेंटरशिप करने के लिए तैयार हैं। उनके पास वक्त की कमी रहती है क्योंकि वो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए मिल के बात करके, फ़ोन करके बात करके मिलने चाहिए, और जैसे जैसे वो गाइड करते हैं उस तरह आप करिए। ठीक है सर। तीसरा है, अब वी आर थ्रू, तो अब मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ। 1 मिनट आप हमारी ऑडियंस से जो भी बात कहना चाहे आप कह सकते हैं। बात तो एकदम सिंपल है, मैंने पहले बोल दिया कि इंसान को खुश रहना चाहिए,
बहुत सीरियस नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से इंसान को सपोर्ट मिलता है, पर कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। पर हाँ, एक बात है, अगर सही वास्तु होगा, सही एस्ट्रोलॉजी होगी, तो उसको कर्म करने की क्षमता और रास्ता दोनों दिखेगा। अगर ये इंसान ये रास्ते पे चल पड़ा तो समझ लो ही विल सक्सेस। थैंक यू। ओके, तो महेश भाई थैंक्स अ लॉट, आप आए, अच्छा लगा, हमें काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ जानने मिला, हमारी ऑडियंस को भी जानने मिला। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सवाल आएंगे आपके लिए, तो आप तैयार रहिएगा, ऑलवेज रेडी। ठीक है ना, और टालिएगा नहीं हमारे बिल्कुल नहीं। ऑडियंस के सवाल हैं और आपके जवाब होंगे। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। सवाल पूछ सकते हैं जितने चाहें, हम उनको उनसे उनके जवाब लेकर आपको वापस दे देंगे। और किसी सब्जेक्ट पे अगर आप हम चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट करें, जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम उन तरह के गेस्ट को लेके आएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और थैंक यू राजीव, Bye, bye, थैंक यू bye, थैंक यू bye. थैंक यू।